Welcome, dear learners, to the Faro Focus, where guidance, precision leads to your growth. और मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर और हम देख रहे हैं ये नीट बायोलॉजी लेक्चर सीरीज जिसमें हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का चैप्टर 1 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। और पिछले लेक्चर्स तक जो कुछ भी हमने जान लिया है उसको एक क्विक रिव्यू देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमने जाना था कि एनिमल्स मल्टीसेलुलर होते हैं तो उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है जिससे बेहतर डिवीजन ऑफ लेबर हो पाता है बिटवीन सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। और इस तरीके से वो ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल एक बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है अपनी अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस। और इसी के तहत हमने 4 मेजर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखे थे: सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। सिंपल एनिमल्स में सेलुलर या टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन था। कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर आपका ऑर्गन या ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने देखा था। हम एनिमल टिश्यूज के बारे में जान रहे थे तो उनके 4 बेसिक टाइप्स हमने स्टडी किए थे, जिनमें एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यूज हमने देखे थे। एपिथेलियल टिश्यू को हमने जब पढ़ना शुरू किया था तो एपिथेलियल टिश्यू के हमने काफ़ी सारे बेसिक फीचर्स देखे थे। व्हाट वर दोज फीचर्स? अगर हम इसकी फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला फीचर ये था, इसकी ओरिजिन की बात हमने की थी। ये एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल और मीसोडर्मल तीनों ही जर्म लेयर से ओरिजिनेट हो सकता था। हाँ, ये बात बिल्कुल सच थी कि एक जगह पर मिलने वाले एपिथेलियल टिश्यू के सभी सेल्स की ओरिजिन सेम होती है। जैसे स्किन के एपिथेलियम की सारे सेल्स की ओरिजिन एक्टोडर्म है, इंटेस्टाइन के एपिथेलियम के सारे सेल्स की ओरिजिन एंडोडर्म है। तो एक जगह मिलने वाले सेल्स, एपिथेलियल टिश्यू की ओरिजिन ऑफ सेल्स जो है वो कॉमन रही। इसके बाद आपने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, जो सेल्स थे उनके बारे में ये पढ़ा कि वो कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स थे और उनके बीच में बहुत ही कम इंटरसेलुलर मटेरियल था। वेरी लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल वाज फाउंड इन देम। दूसरा आपने जाना था कि ये जो सेल्स होते हैं दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ शीट्स और लेयर्स। ठीक है, दे आर अरेंज्ड इन, सेल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ शीट्स और लेयर्स। ठीक है, क्या जाना था हमने कि सेल्स जो है वो शीट या लेयर्स के फॉर्म में अरेंज्ड है। और इसमें याद रखिए कि ये सेल्स जो है हमेशा एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर टिके हुए होते हैं। सेल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ शीट्स और लेयर्स एंड आर प्रेजेंट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये कैसी है? ये नॉन सेलुलर है और नॉन लिविंग है। नॉन सेलुलर को हम ए सेलुलर भी कहते हैं और ये क्या है? नॉन लिविंग भी है, क्योंकि जिन मटेरियल की बनी है वो लिविंग स्टेट नहीं कंसिडर किए जाते हैं। तो याद रखें कि एपिथेलियल टिश्यू के जितने सेल्स हैं वो शीट या लेयर के फॉर्म में अरेंज्ड है और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर टिके हुए हैं। इसके अलावा आपने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा था कि दिस टिश्यू इज प्रेजेंट ओवर एन अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। ये टिश्यू हमेशा किसी और टिश्यू के ऊपर ही प्रेजेंट होता है। और ओवर एन अंडरलाइंग टिश्यू जब हम कहते हैं तो वो जो टिश्यू जिसके ऊपर ये यूजुअली होते हैं वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, यूजुअली इट इज़ व्हाट? यूजुअली इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा आपने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जाना था कि एपिथेलियल टिश्यू के जितने सेल्स होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू में कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। ब्लड सप्लाई इज एब्सेंट इन दिस टिश्यू। और इस तरीके की कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं? एवैस्कुलर स्टेट। अब सवाल उठता है इन्हें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? तो नीचे मौजूद कनेक्टिव टिश्यू से न्यूट्रिशन डिफ्यूज होकर इन तक आ जाता है। हालांकि इनमें नर्व सप्लाई जो है वो मौजूद होती है। नर्व सप्लाई इज स्टिल प्रेजेंट इन देम। इनमें आपको नर्व सप्लाई प्रॉपर देखने को मिलेगी और इसी वजह से हम फील कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी स्किन पर अगर कोई टच करता है तो आप फील करते हो कि समबडी हैज टच्ड यू। ठीक, तो ये इसीलिए संभव है क्योंकि यहाँ पर नर्व सप्लाई प्रेजेंट है।
थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर इसके अलावा जो हमें यहाँ पर जानना चाहिए, एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स जो है इनके पास 3 सरफेसेस होती है, 3 अलग अलग सरफेसेस होती है। हमने कैसे जाना था, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे अगर लेट्स से मैं क्यूब के फॉर्म में एपिथेलियल टिश्यू के एक सेल को इमेजिन करके आपको दिखाता हूँ। लेट अस से कि ये जो है ये एक एपिथेलियल टिश्यू का सेल है। लेट अस से दिस इज अ सेल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो अब इस एपिथेलियल टिश्यू के सेल में लेट अस से ये सेंटर में एक न्यूक्लियस इसमें मौजूद है। आपको इसकी 3 अलग अलग सरफेसेस आराम से देखने को मिलती है। एक सरफेस देखिए, ये मैंने हाईलाइट की, दिस इज वन पर्टिकुलर सरफेस। इसे कहा जाता है फ्री सरफेस। क्या कहा जाता है बच्चों? इसे कहा जाता है फ्री सरफेस, और ये ऊपर की तरफ मौजूद होती है, इसीलिए इसे कहते हैं हम लोग एपाइकल सरफेस। क्या कहते हैं इसे? एपाइकल सरफेस। जैसे मैंने यहाँ पर एक एपिथेलियल टिश्यू का सेल बनाया, लेट अस से कि अगर इसके जस्ट बगल में एक और एपिथेलियल टिश्यू का सेल होता, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर लेट अस से एक और एपिथेलियल टिश्यू का सेल बना दिया, तो अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं? 2 एपिथेलियल टिश्यू के सेल आपको देखने को मिल रहे हैं। एक सेल दूसरे सेल से अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? इट्स लैटरल सरफेस। ये आपको अगल बगल वाली सरफेस जो देखने को मिलती है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? लैटरल सरफेस। तो एक सरफेस और आपको देखने को मिलती है, लैटरल सरफेस। इसकी मदद से एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स अगल बगल वाले नेबरिंग सेल से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक, इफ आई हाईलाइट दिस लैटरल सरफेस, ये वाली, ठीक, तो लैटरल सरफेस। और एक सरफेस वो जिसकी मदद से ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर टिके हुए। लेट अस से दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑन विच दीज एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर लोकेटेड। अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूँ इस तरीके से, तो आप पाओगे कि जिस सरफेस की मदद से ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिके हुए होते हैं, दैट सरफेस इज रेफर्ड टू एज व्हाट? दैट सरफेस इज रेफर्ड टू एज बेसल सरफेस। क्या कहलाती है ये? बेसल सरफेस। तो 3 अलग अलग सरफेसेस एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स में देखने को मिलती है। नाम क्या क्या है? पहला सरफेस हमने लिया एपाइकल सरफेस, दूसरा सरफेस हमने नाम लिया बेसल सरफेस, और तीसरा सरफेस हमने नाम ले लिया लैटरल सरफेस। तो एपाइकल सरफेस, लैटरल सरफेस और बेसल सरफेस, ऐसी 3 अलग अलग सरफेसेस एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स में देखने को मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखोगे एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स में जो है आप नोटिस करोगे, दे आर पर्टिकुलरली, दे कंटेन सेल जंक्शंस। दे कंटेन व्हाट? सेल जंक्शंस। इनमें काफ़ी सारे सेल जंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स की बात करें तो दे हैव वेरी हाई रीजनरेशन पावर। दे हैव वेरी हाई रीजनरेशन पावर, और इसी का नतीजा है कि अगर एपिथेलियल टिश्यू में कोई भी डैमेज होता है तो वो बहुत जल्दी रिपेयर हो जाता है। ठीक है, और यही एक कारण भी है इनकी हाई रीजनरेशन पोटेंशियल कि ये आपको ज़्यादातर ऐसी जगह देखने को मिलते हैं जहाँ पर कांस्टेंट वेयर एंड टियर होता रहता है। जैसे आपकी स्किन कॉन्स्टेंटली ये वेयर एंड टियर में जाती रहती, इसीलिए यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू मौजूद है ताकि जल्दी रिपेयर वर्क हो सके। सिमिलरली आपकी इंटेस्टाइन, वहाँ पर कॉन्स्टेंटली वेयर एंड टियर होता है क्योंकि फूड पार्टिकल्स आते हैं, डाइजेशन की प्रोसेस चल रही होती, तो वहाँ भी कॉन्स्टेंट वेयर एंड टियर की चीज़ होती रहती है, तो वहाँ भी आपको एपिथेलियल टिश्यू ही देखने को मिलता है। सो दिस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज ऑल्सो फाउंड इन एपिथेलियल टिश्यू। ये आपने बेसिक चीज़ें जानी। अभी हम एपिथेलियल टिश्यू में बार बार एक चीज़ का जिक्र करते हैं, वो है इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक, हम बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू का बार बार जिक्र करते हैं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है एपिथेलियल टिश्यू में आखिर क्या काम आती है, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, कौन इसे बनाता है, इसे अगर हम जानें तो आप पाओगे एपिथेलियल टिश्यू की ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है बच्चों, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, याद रहे दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इन पर्टिकुलर इफ वी टॉक ऑफ दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये होती है नॉन सेल्यूलर। क्या होती है बच्चों? ये नॉन सेल्यूलर होती है, मतलब इसमें कोई सेल्यूलर मटेरियल नहीं है, या हम इसे ए सेल्यूलर भी कह सकते हैं। दूसरा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है नॉन लिविंग, मतलब इसमें कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है जिसे आप लिविंग करार दोगे, लिविंग की प्रॉपर्टीज़ वो दिखा दे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, इसीलिए इसे नॉन लिविंग कहा गया। ये जो मेम्ब्रेन है
It is partly formed by epithelial tissue and partly formed by connective tissue. It is partly formed by epithelial tissue and partly by connective tissue. ठीक, अब ये चीज़ हम कैसे दिखा सकते हैं? कुछ इस तरीके से आप इसे समझा सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर अगर अगेन एपिथेलियल टिश्यू का एक रिप्रेजेंटेशन ही देने की कोशिश करूँ तो आप देखोगे, जैसे मैंने कहा, लेट अस से दीज आर दी सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स हैं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का एक हिस्सा सिक्रीट करते हैं जिसे हम लोग कह देते हैं क्या? वी कॉल दिस रीजन एज बेसल लेमाइना। क्या कह देते हैं इसे हम लोग? बेसल लेमाइना कह देते हैं। ठीक, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? बेसल लेमाइना। ये बेसल लेमाइना बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स का। किसका बना होता है ये? इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। और इसके अलावा आप देखोगे कि ये जो पार्ट है इट इज फॉर्म्ड बाय या सिक्रीटेड बाय एपिथेलियल सेल्स। ये वो हिस्सा है बेसमेंट मेम्ब्रेन का जिसे एपिथेलियल सेल्स सिक्रीट करते हैं। ठीक, और दूसरा हिस्सा जो बेसमेंट मेम्ब्रेन का आपको देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड एज रेटिकुलर लेमाइना। जैसे मैं यहाँ पर अगर रिप्रेजेंटेशन दूँ, ये है क्या? रेटिकुलर लेमाइना। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? रेटिकुलर लेमाइना। ये रेटिकुलर लेमाइना को हम एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है? फाइब्रस लेमाइना। वी ऑल्सो कॉल इट एज व्हाट? फाइब्रस लेमाइना। ये बना हुआ होता है, अगेन याद रखें, दिस इज कंपोज्ड ऑफ मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। ये किसका बना है? इट इज कंपोज्ड ऑफ मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। और इन मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड ने भी कौन से होते हैं? हम इन्हें बोलते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड, जैसे हाइलुरोनिक एसिड। ठीक, लाइक हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड जैसे मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये क्या है? एक तरीके का म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। ये क्या है? एक तरीके का म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। और ये पर्टिकुलर लेयर जो है इट इज सिक्रीटेड बाय व्हाट? इट इज सिक्रीटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। कौन सिक्रीट करता है इसे? नीचे मौजूद कनेक्टिव टिश्यू सिक्रीट इसे करता है। सो two parts of epithelial cells basement membrane you read, which is basal lamina, and another is called as what? Another is called as your reticular lamina. ठीक, और नीचे यहाँ पर क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। तो लेट अस से कनेक्टिव टिश्यू के हम कुछ अलग अलग सेल्स यहाँ पर बना देते हैं। सो दिस इज द फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सो दिस इज लेबल्ड एज व्हाट? कनेक्टिव टिश्यू। तो आप देखते हो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन आधी किसने बनाई? आधी बनाई एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स ने, आधी बनाई कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स ने। ठीक, तो इफ समबडी नाउ आस्क यू व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो पार्ट्स ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन आर क्वाइट क्लियर नाउ। बेसमेंट मेम्ब्रेन के दो मेजर पार्ट्स हैं। एक को आपने बोल दिया बेसल लेमाइना जो ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना हुआ है, और दूसरे को आपने क्या बोल दिया? दूसरे को आपने बोल दिया रेटिकुलर या फाइब्रस लेमाइना। सो टू पार्ट्स, basal lamina and reticular, or you call it as what? fibrous lamina। ये दो हिस्से जो हैं किसके हैं? These are the parts of your basement membrane। अब अगला पॉइंटर जो आता है वो क्या है? functions of basement membrane। क्या आता है बच्चों? functions of basement membrane। when it comes to functions of basement membrane, basement membrane जो है ये सबसे पहला काम जो है इट प्रोवाइड सपोर्ट टू एपिथेलियल टिश्यू सेल्स। पहला काम क्या हो गया इसका? इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू एपिथेलियल सेल्स। ये एपिथेलियल सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन का वो क्या है? न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू डिफ्यूज इनटू एपिथेलियल सेल्स वाया दिस। मतलब अगर एपिथेलियल टिश्यू नॉन वैस्कुलर है, ठीक है, ए वैस्कुलर है, ब्लड सप्लाई नहीं है, तो वहां तक न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन कैसे जाती? तो इट पासेस थ्रू दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन ओनली। नीचे मौजूद कनेक्टिव टिश्यू से डिफ्यूज होकर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहले आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन में, देन फ्रॉम देयर इट रीचेस टू द एपिथेलियल सेल्स। तो हम क्या देखते हैं? न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, डिफ्यूजेस फ्रॉम connective tissue to
epithelial tissue या to epithelial cells via this basement membrane। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, इसे हमें याद रखना है। इसके अलावा भी कई फंक्शंस होते हैं, जैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एपिथेलियल टिश्यू को रिपेयर करवाने में हेल्प करते हैं। वैरायटी ऑफ अदर फंक्शंस आर देयर फॉर दिस पर्टिकुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसिक फीचर्स आप जब एपिथेलियल टिश्यू के पढ़ते हो तो यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स। नंबर 1 दैट यू सेड, ओरिजिन के टर्म्स में एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स है, बिल्कुल इंटरसेल्युलर मटेरियल ना के बराबर होता है इनमें, और सेल्स शीट्स या लेयर्स के फॉर्म में और एक नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर टिके हुए हैं। ये टिश्यू हमेशा एक अंडरलाइन टिश्यू के ऊपर होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। यहाँ ब्लड सप्लाई नहीं होती है, दैट इज दे आर एवेस्कुलर, और नर्व सप्लाई बिल्कुल यहाँ पर है, जिस वजह से सेंस को रिसीव करने में, रिस्पॉन्ड करने में ये हेल्प करते हैं। और इनकी सेल्स की 3 सर्फेसेस है, एपाइकल, लैटरल और बेसल सरफेस, और इनके बीच में, सेल्स के बीच में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कनेक्शंस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सेल जंक्शंस। इनका बहुत ज़्यादा रीजनरेशन पावर होता है। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर मिलने वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में हम जान रहे थे, वो नॉन सेलुलर है, नॉन लिविंग है, आधी कनेक्टिव टिश्यू ने बनाई है, आधी बनाई है एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स ने। और आपने जाना था कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के 2 हिस्से हैं, एक को बोलते हैं बेसल लेमाइना, ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ, एपिथेलियल सेल्स ने सिक्रीट किया। दूसरे को कहा जाता है फाइब्रस या रेटिकुलर लेमाइना, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स ने सिक्रीट किया है, और ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का बना होता है जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन मदद करती है एपिथेलियल सेल्स को सपोर्ट करने में, और जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं एपिथेलियल सेल्स को या ऑक्सीजन चाहिए होती है वो कनेक्टिव टिश्यू से पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन में डिफ्यूज होती है, फिर अल्टीमेटली वो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स तक पहुंचती है। सो दीज वर द बेसिक फंक्शंस ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। अभी हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के अंदर मिलने वाली सरफेस के बारे में थोड़ी इन डिटेल। ठीक, तो सरफेसेस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू सेल्स या एपिथेलियल सेल्स जब हम देखते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों। एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स जो हैं उनकी सरफेस की अगर हम बात करें, जैसा हमने थोड़ी देर पहले जाना कि उनके पास कितनी सरफेसेस हैं, 3 सरफेसेस हैं। कितनी सरफेसेस थी? 3 सरफेसेस थी। एक को कहा गया था क्या? एपाइकल सरफेस। एक को क्या कहा गया था? एपाइकल सरफेस, या हम इसे क्या बोलते हैं? फ्री सरफेस। और दूसरी सरफेस को कहा गया था क्या? बेसल सरफेस। और तीसरी सरफेस को कहा गया था लैटरल सरफेस। ये जो एपाइकल या फ्री सरफेस होती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सरफेस जो है, ये सरफेस याद रखिए, इट इज ऑलवेज एक्सपोज्ड। ये ऐसी सरफेस है जो हमेशा एक्सपोज्ड होती है टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और यू कैन से अ बॉडी फ्लूइड, और अ बॉडी फ्लूइड। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम 2 एग्जाम्पल उठाकर देखिए, फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी एपिथेलियम फाउंड ऑन योर स्किन, उसकी वो सरफेस जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है उससे एक्सपोज्ड है, दैट्स द एपाइकल सरफेस। तो वो कट क्लियर दिखाई दे रहा है कि स्किन की एपिथेलियल सेल्स के सरफेस के जो सेल्स हैं वो फ्री सरफेस जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ एक्सपोज्ड है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर लेट्स से ब्लड वेसल बनाने की कोशिश करूँ, लेट्स इमेजिन दिस इज अ ब्लड वेसल, से लेट्स से दिस इज व्हाट अ ब्लड वेसल आई एम सेइंग। ब्लड वेसल के अंदर की लाइनिंग जो है वो भी कौन बनाता है? एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स बनाते हैं। लेट्स से दिस इज द एपिथेलियल टिश्यू सेल्स दैट आर फॉर्मिंग द इनर लाइनिंग ऑफ दिस ब्लड वेसल। अब आप नोटिस करोगे इसकी अगर हम बात करें, लेट्स जूम इन हियर लाइक दिस, you will be able to see this quite clearly कि इस ब्लड वेसल के अंदर मिलने वाले सेल्स की, एपिथेलियल सेल्स की फ्री सरफेस कौन सी? ये देखिए, ये रही, दिस इज द फ्री सरफेस, दिस इज द फ्री सरफेस। ये क्या है? फ्री सरफेस है। ये क्या है? फ्री सरफेस, फ्री सरफेस, फ्री सरफेस, फ्री। ये किसकी तरफ एक्सपोज्ड है? इट इज एक्सपोज्ड टू द ब्लड फ्लोइंग इन दिस ब्लड वेसल। यहाँ पर ब्लड फ्लो कर रहा होगा कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर ये एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स की फ्री सरफेस एक्सपोज्ड है। तो हमारा दूसरा जो पॉइंटर हम कह रहे हैं, व्हाट इज दैट पॉइंटर? वी आर सेइंग कि एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स जो हैं वो या तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ एक्सपोज्ड होंगे या फिर ये
कोई बॉडी फ्लूइड की तरफ एक्सपोज होंगे। सो दिस इज व्हाट वी मीन टू से। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंटर जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स की सर्फेसेस थी वो थी आपकी सरफेस नंबर 2, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लैटरल सरफेस। ये लैटरल सरफेस का काम क्या होता है? लैटरल सरफेस जो है, याद रखिए, इट हेल्प्स टू कम्युनिकेट विथ एडजेसेंट एपिथेलियल सेल्स। ठीक, हेल्प्स टू कनेक्ट विथ एडजेसेंट एपिथेलियल सेल्स, इट हेल्प्स टू कनेक्ट विथ एडजेसेंट सेल्स, अगल बगल वाले सेल्स के साथ कनेक्ट करने में ये एपिथेलियल सेल्स की मदद कर रही थी। तीसरी सरफेस जो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर के सेल्स के अंदर देखने को जो मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज बेसल सरफेस। ये बेसल सरफेस की जब हम बात करते हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स को अटैच करती है टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, हेल्प्स टू अटैच विथ बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच करने में ये सरफेस मदद करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो फ्री सरफेस होती है एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स की, इट गेट्स मॉडिफाइड। ठीक है, द फ्री सरफेस और द अपाइकल सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स जो है, फ्री सरफेस और अपाइकल सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स जो है, फ्री सरफेस ऑफ व्हाट, एपिथेलियल सेल्स इज मॉडिफाइड, और वो अलग अलग तरीके से मॉडिफाई हो सकती है। ठीक, अब ये कैसे कैसे मॉडिफाई हो सकती है, तो हम देखते हैं 3 तरीके के मेजर मॉडिफिकेशंस हमें एपिथेलियल टिश्यू की फ्री सरफेस में देखने को मिलते हैं। व्हाट आर दोज 3 मेजर काइंड्स ऑफ मॉडिफिकेशन? एक होता है कि एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स की सरफेस पर माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए सीलिया आ जाए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लेट्स से बनाने की कोशिश करूँ, लेट अस इमेजिन कि यहाँ पर मैंने ये 3 एपिथेलियल सेल्स बनाए हैं। नाउ फ्रॉम नाउ ऑन अगर मैं ऐसी लाइन खींचता हूँ एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स के नीचे, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, आई एम राइटिंग इट एज BM। अब देखिए यहाँ पर 3 सेल्स मैंने लेट से बनाए। इन सेल्स की सरफेस पर इस तरीके के माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, काइनोसीलिया। क्या बोल देते हैं हम उन्हें? काइनोसीलिया, या जस्ट सीलिया भी आप उन्हें कह दोगे तो भी कोई इशू नहीं है। ये क्या है? दीज आर कॉल्ड एज योर सीलिया। इनका फंक्शन क्या होता है? ये किसके बने हैं? पहली चीज तो मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं ये। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कैसे हैं? हेयर लाइक है, और ये क्या करते हैं? ये बीट करेंगे, ये सारे के सारे बीट करके सब्सटेंसेस को किसी एक डायरेक्शन में मूव कराने का काम करते हैं। हो सकता है लेट अस से कि अगर मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ, ये सारे के सारे सेल्स जो है, इनके सीलिया जो है लेट से इस डायरेक्शन में बीट करें, तो सब्सटेंसेस इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। ठीक, तो ऐसे सब्सटेंसेस इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। सो यू सी, एपिथेलियल टिश्यू में अगर काइनोसीलिया मौजूद है तो ये बीट करते हैं ताकि सब्सटेंसेस को मूव करा सके किसी एक डायरेक्शन में, तो और ये बीट एक साथ करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कि दे बीट इन यूनिसन। ठीक है, तो याद रखिए, सीलिया बीट इन व्हाट? यूनिसन, टू मूव सब्सटेंसेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पर? ये देखने को मिलता है इन योर फैलोपियन ट्यूब, जहाँ पर ये ओवा का मूवमेंट कराएंगे। सिमिलरली इट इज ऑल्सो फाउंड इन योर पर्टिकुलर ब्रोंक्यूल्स, जहाँ पर ये म्यूकस का मूवमेंट कराने का काम करते हैं। ठीक, तो सीलिया जो है ये मूव कराते हैं सब्सटेंसेस को इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय बीटिंग इन यूनिसन, मतलब साथ में बीट करके। और मूवमेंट के लिए वर्ड यूज करते काइनो, दैट्स व्हाई वी यूज हियर व्हाट? काइनोसीलिया। ये टर्म काइनोसीलिया कैसे आया? काइनो फॉर मूवमेंट, सीलिया because they are hair-like structures made up of microtubules. Now, another important feature that we need to understand कि ये जो free surface है, ये modify इस तरीके से भी हो सकती है कि इसकी surface पर finger-like projections आ जाए, जिन्हें हम बोलते हैं क्या? माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं हम उन्हें? माइक्रोविलाई। कुछ इस तरीके का व्यू आपको उस केस में देखने को मिलेगा कि लेट अस से ये एपिथेलियल टिश्यू का सेल है, उसकी सरफेस पर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, लाइक दिस।
अगर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स की सरफेस पर आ जाए तो हम इन्हें क्या बोल देते हैं, हम इन्हें बोल देते हैं माइक्रोविलाई। ये देखिए, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन अगेन आई हैव मेड, आई एम राइटिंग इट एज व्हाट, बीएम। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है इन्हें बोल रहे हैं माइक्रोविलाई। तो याद रखिए, व्हेनेवर यू वांट टू डिस्क्राइब अबाउट माइक्रोविला, हाउ विल यू डिस्क्राइब, दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। अब आप बेसिक 10th क्लास के नॉलेज को अगर रीगेन करने की कोशिश करें कि आपने जो भी कुछ पढ़ा था, तो आप पाओगे कि ये जो पर्टिकुलर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया, इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर व्हाट, फॉर एब्जॉर्प्शन। तो ये आपको ऐसी जगह देखने को मिलेंगे जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होना है, जैसे इंटेस्टाइन में मिलने वाले एपिथेलियम की सरफेस पर देखने को मिलता है। आप यूरिन फॉर्मेशन के दौरान नेफ्रॉन के अंदर पीसीटी की बात करते हो, वहाँ भी ये देखने को मिलेगा। सो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है वो सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करते हैं। एक तीसरा मॉडिफिकेशन जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स की अपाइकल सरफेस में देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टीरियोसीलिया। उसे हम क्या बोलते हैं, स्टीरियोसीलिया। स्टीरियोसीलिया जो है, अगर हम स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट करना चाहें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर स्टीरियोसीलिया का देखने को मिलेगा, लाइक दिस। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की तरह दिखाई देते हैं, बट दे आर क्वाइट लार्जर, और सीलिया के जैसे दिखते हैं ये, ठीक सीलिया की तरह लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। बट प्लीज़ रिमेंबर स्टूडेंट्स कि ये जो है पर्टिकुलर, ये नॉन मोटाइल सीलिया है। क्या है ये, नॉन मोटाइल सीलिया। अगेन आई एम मेकिंग हियर व्हाट, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बीएम। ठीक, यहाँ पर ये जो देखने को मिल रहे हैं लंबे लंबे स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड एज स्टीरियोसीलिया। याद रखिए ये क्या है, नॉन मोटाइल सीलिया है। क्या है ये, नॉन मोटाइल सीलिया है। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ही है, लार्जर साइज माइक्रोविलाई है, ये भी एब्जॉर्प्शन में मदद करते हुए दिखाई देंगे। दो इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर आपको देखने को मिलते हैं, इंटरनल ईयर में देखने को मिलते हैं और ये आपको देखने को मिलते हैं जैसे एपिडाइडमिस में। ठीक, इंटरनल ईयर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, बॉडी बैलेंस का काम करते हैं ये। ठीक, और आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पर, ये एपिडाइडमिस के अंदर देखने को मिलते हैं, मेल के रिप्रोडक्टिव डक्ट है एपिडाइडमिस। इंटरनल ईयर में ये बॉडी बैलेंस का काम कराते हुए दिखाई देंगे। ठीक, आगे जैसे जैसे हम अलग अलग एपिथेलियल सेल्स पढ़ेंगे, एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे, उनकी लोकेशंस जानेंगे, हम देखेंगे कि कुछ पर्टिकुलर जगह के एपिथेलियल टिश्यू के अंदर इस तरीके की मॉडिफिकेशंस देखने को मिलेगी। ठीक, सो इन टुडेज लेक्चर वी बेसिकली रिवाइज्ड एट फर्स्ट व्हाट, वी रिवाइज्ड द बेसिक फीचर्स of the epithelial tissue. Later on we moved forward describing about the basement membrane of epithelial tissue, and then ultimately we moved back to what, the three basic surfaces of epithelial tissue. Those were the apical, lateral and basal surface, and then we studied how can this apical or free surface be modified into kinocilia, which helps to move substances in a particular direction, or microvilli that increases the surface area of these epithelial cells to aid in absorption or to increase the rate of absorption of substances. And thirdly, stereocilia, which is kind of looking like cilia, but it is basically some larger size microvilli. That's why we generally call them as what, non-motile cilia. It is often found in what, internal ear and epididymis, whereas in internal ear it is helping in body balance. So this was all about today's lecture. Thank you very much everyone. Keep learning, keep growing, and in the next lecture we will be focusing upon different kinds of cell junctions that are often found in epithelial tissue cells, and we will understand how these cell junctions function. इसी के साथ हम epithelial tissue के classification की भी शुरुआत कर देंगे. For time being, thank you very much once again. Keep learning, keep watching.